हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। द रिचनेस ऑफ इंडियन सोसाइटी लाइज इन इट्स प्लूरैलिटी। जो इंडियन सोसाइटी की जो रिचनेस है वो इसकी प्लूरैलिटी में विद्यमान है। और जो ये बहुलता है, ये जो प्लूरैलिटी है, ये अपने साथ साथ एक चैलेंज लेकर आती है इमोशनल इंटीग्रेशन को अचीव करने का। कि लोग वैसे तो बहुल हैं, लोग डिफरेंट है, वैराइटीज़ है बहुत सारी, लेकिन एक ऐसी इमोशनल इंटीग्रेशन, एक ऐसी मतलब वो भावनाओं से ऐसे इकट्ठा रहें, कैसे वो इकट्ठा हम उन्हें रख सकते हैं, कैसे वो यूनिटी के साथ रह सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरत है इमोशनल इंटीग्रेशन की। तो भारतीयों के अंदर इमोशनल इंटीग्रेशन को लाना एक चैलेंज लेकर आता है हमारे सामने। अब जो वैरायटी है ये क्या है कि लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट तरह की ड्रेस पहनते हैं, वर्शिप करते हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजी है, डिफरेंट कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद ये इन लोगों की जो इनकम का सोर्स है या जो इनकम है उनका अमाउंट भी अलग अलग है, इनके इंटरेस्ट अलग हैं, ठीक। Fostering a feeling of oneness among the people of India has been one of the important objective of the country and consequently of education। कि इन सब विभिन्नताओं के बीच इंडिया के लोगों के मन में हम कैसे एक होने की भावना का, फीलिंग ऑफ वननेस को हम फोस्टर कर सकते हैं, ये हमारी कंट्री का, यहाँ तक कि हमारी एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अब फीलिंग ऑफ वननेस को फोस्टर करने के लिए हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है, उसमें ही इनफ लेसन्स हैं कि वो हमें बता सके या वो हमें नेशनल यूनिटी और इमोशनल इंटीग्रेशन के जो चैप्टर्स है उसके लिए लेसन इनफ है हमारी हिस्ट्री में। उसके बाद जो हमारी इतनी मुश्किलों के बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली है और एंड यूनिटी, ये इतनी आसानी से डैमेज नहीं हो सकती। और हमेशा ही देखा गया है कि फॉरेनर्स के लिए इजी रहता है डिवाइडेड इंडिया को डिफीट करना। कि अगर इंडिया बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित है तो ऑब्वियसली बात है कि बाहर के लोगों को इजी हो जाता है उनको हराना। इसी वजह से जो हमारी नेशनल एजुकेशन जो कमीशन आई, इंडियन एजुकेशन जो कमीशन आई 1964, कोठारी कमीशन जिसको कहते हैं, उसने जोर डाला सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर। सोशल और इमोशनल इंटीग्रेशन को भारतीय लोगों के मन में लाना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये फीलिंग ऑफ वननेस एंड बिलोंगिंगनेस कम ओनली व्हेन पीपल फील दैट दे मैटर एंड देयर वॉइस आर हर्ड इन दिस कंट्री। कब लोगों को लगेगा कि वो लोग एक हैं या अपनेपन का एहसास होगा, कब लोगों को अपनेपन का एहसास होगा, जब उनकी वॉइस को सुना जाएगा हमारे देश के अंदर, चाहे वो कोई सी भी कम्युनिटी से आए, कोई भी आइडियोलॉजी से आए, कोई भी उनकी इनकम हो। अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन इन द मैटर ऑफ द नेशन ब्रिंग्स पीपल फ्रॉम पेरीफेरी टू वेरी सेंटर। कि पार्टिसिपेशन अगर करेंगे लोग, जो भी हमारे देश के जो भी मैटर्स है उनके अंदर अगर लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो ये लोगों को पेरीफेरी से केंद्र की ओर ले आता है, परिधि से केंद्र की ओर ले आएगा। कि लोगों को लगेगा हाँ हमारी बात सुनी जा रही है, हम भी मैटर कर रहे हैं इस देश में, तो यानी वो लोग इम्पोर्टेंट हैं, हम लोग एक हैं। तो ये भावनाएं खुद लोगों के अंदर डेवलप होना शुरू कर देंगी। नेक्स्ट है व्हाट आर द थ्रेट्स टू नेशनल इंटीग्रेशन टुडे। कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रोक रही हैं या जो बाधाएं हैं नेशनल इंटीग्रेशन में, और किस तरह के फोर्सेस हैं जो वननेस की भावना को, यानी एक होने की भावना को वीक कर रहे हैं। तो इसका जो मेजर रीज़न है वो है सेपरेटिस्ट ग्रुप। कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो अलग होना चाहते हैं, वो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अपने सेल्फिश इंटरेस्ट हैं, उनकी कम्युनल हैट्रेड है, उनके अंदर सांप्रदायिक नफरत है, इस वजह से वो लोगों को मिसगाइड करते हैं। दीज forces act like cancer from within the society and so must be identified and contained। ये जो इस तरह के जो फोर्सेस ग्रुप हैं ये कैंसर की तरह हैं जो इंडियन सोसाइटी को मिसगाइड कर रहे हैं। और जैसे कि कम्युनलिज्म हो गया, कास्टिज्म हो गया, सेपरेटिज्म हो गया, ये रीजनल इम्बैलेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये ऐसे पॉइंट्स हैं या जो गैप है गरीब और अमीर के बीच में, ये इस तरह के फोर्सेस हैं जो आज के लिए नेशनल इंटीग्रेशन के लिए थ्रेट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं।
व्हाट कैन सोशल साइंस टू स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रेशन। अब सोशल साइंस किस तरह से हेल्प कर सकती है नेशनल इंटीग्रेशन में। सबसे पहले जो सोशल साइंस है वो इनकलकेट करती है स्पिरिट ऑफ नेशनल यूनिटी, कि हम सब एक है, राष्ट्रीय एकता की भावना को इनकलकेट करती है। जो हमारे लर्नर्स हैं उनको ये सेंसिटाइज कराती है नेशनल यूनिटी की इम्पोर्टेंस को, हमें बताती है कि क्या क्या हमारे वैल्यूड सिंबल्स हैं, किस तरह से हम एक हो सकते हैं। इसी के साथ जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1986, उसने इंडियन कॉमन जो कल्चरल हेरिटेज है, इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं, जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी है, इन सभी को सोशल साइंस के करिकुलम में ऐड किया, ताकि लोग एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग को क्रिएट कर पाएँ अपने मन के अंदर। अगर हम आज की सोसाइटी की बात करें तो हम ग्लोबलाइज्ड एरा में रह रहे हैं। आज कोई भी कंट्री, कोई भी देश अकेला नहीं रह सकता, ठीक है। मैनी ऑफ मेजर प्रॉब्लम, मतलब हम सभी एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो किसी एक राष्ट्र की नहीं है बल्कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम उसे बोल सकते हैं, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, कि कोई एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जिनको सारे लोगों द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो इसी वजह से इन प्रॉब्लम्स के ऊपर पूरे वर्ल्ड को अटेंशन देनी चाहिए। क्या हम ऐसी प्रॉब्लम को लिस्ट कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, जैसे एनवायरमेंटल कंसर्न हो गया, ट्रेड, कॉमर्स, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, इस तरह की ऐसी प्रॉब्लम हैं जिनके लिए इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल साइंस हैव द पोटेंशियलिटी टू क्रिएट फेवरेबल एटीट्यूड इन द माइंड्स। कि जो सोशल साइंस है वो पोटेंशियलिटी को क्रिएट करता है, जो हमारे फेवरेबल एटीट्यूड्स हैं हम लर्नर्स के माइंड में, उनको डेवलप करता है, और किस तरह से हमें फेस करना है इन चैलेंजेस को हमें सिखाता है। जो हम आजकल वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इससे एक सेंस ऑफ फैमिलियरिटी आता है, कि एक मतलब बच्चों को परिचय मिल जाता है एंटायर वर्ल्ड का। और वर्ल्ड हिस्ट्री में इनफ लेसन्स हैं जो प्रेजेंट जनरेशन को अप्रिशिएट करते हैं, किस चीज़ के लिए, कि भाई हमारी सोसाइटी में, हमारे वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस की ज़रूरत है, कोऑपरेशन की ज़रूरत है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, शेयर्ड फीलिंग, कलेक्टिव एफर्ट्स की ज़रूरत है। ऐसे हिस्ट्री में बहुत सारे लेसन्स हैं जो इनकी इंपॉर्टेंस को दर्शाते हैं, जैसे कि हमारे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर टू। तो इनसे पता चल जाता है कि मरने मतलब लड़ाई वगैरह से कुछ नहीं है, हम सभी को एक रहना है, इंटरनेशनल पीस बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड ने, हमारी विश्व ने इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंटरनेशनल बॉडीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से ही क्रिएट कर रखा है, ताकि इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिल सके, म्यूचुअल कंसल्टेशन किसी भी टॉपिक पर हम कर सकें। बच्चों को ज़रूरत है ये समझने की कि ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन किस तरह से हमारे समाज में अपना रोल प्ले करते हैं। दे ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द इमर्जिंग इंटरनेशनल सिचुएशन विद रिगार्ड टू इन्वायरमेंट। उन्हें ये भी ज़रूरत है कि इंटरनेशनल सिचुएशन को समझ सके, चाहे वो पॉपुलेशन हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, एजुकेशन हो, ट्रेड हो, कंट्रीज़ हो। और ऐसी सिचुएशन में जो हमारे इंटरनेशनल जो ये बॉडीज़ हैं, ये किस तरह से वर्क करते हैं, इनका फ्रेमवर्क क्या है, ये या इनके सामने क्या क्या चैलेंजेस है, बच्चों को इनको समझाने की आवश्यकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मल्टीकल्चरलिज्म है, और ये प्रोमिनेंट हो जाता है जब भी हम इंडिया के डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिस की बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिस किए जाते हैं, तो जब भी हम इन डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तब इंडियाज़ मल्टीकल्चरलिज्म प्रोमिनेंट हो जाता है, यानी वो प्रभुता में आ जाता है। हम सभी को पता है इंडिया में डिफरेंट बिलीव्स, डिफरेंट आइडियोलॉजी है जो एक साथ रहती है, एक साथ फ्लॉरिश हो रही हैं वो। और बहुत सारे रिलीजियस ऐसे हैं जो इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए हैं, इंडिया में ही डेवलप हो रहे हैं, लोगों की सपोर्ट से, लोगों के टॉलरेंस से, और ये दुनिया के अदर पार्ट्स में भी फैल रहे हैं। मैनी अदर बिलीव्स कम टू दिस लैंड फ्रॉम देयर रीजन फाउंड एक्सेप्टेंस एंड स्पेस। बहुत सारे ऐसे बिलीव्स हैं जो अदर कंट्री से इंडिया में आए हैं और यहाँ पर फ्लोरिश हो रहे हैं। इंडिया में कल्चर है
ट्रेडिशन है एक साथ रहने का, लोग एक साथ बहुत सारे त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, बट दिस इज़ नॉट टू से देयर हैव नेवर बीन प्रॉब्लम एमंग पीपल बिलोंगिंग। पर ऐसा नहीं है कि इतने सारे लोग एक साथ रह रहे हैं तो कभी इनको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। वी मस्ट डिस्कस दीज प्रॉब्लम्स एंड एड्रेस द इशू इन्वॉल्व। अब इस जो मल्टीकल्चरलिज्म है या फिर जो ये लिव टुगेदरनेस की जो ये ट्रेडिशन है इंडिया का, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स जनरेट होती है उन सभी को हम देखेंगे। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्सप्रेस करता है कि इंडिया सेक्युलर कंट्री रहेगा, एक धर्मनिरपेक्ष देश बनेगा। लेकिन इंडिया की जो धर्मनिरपेक्षता है वो बहुत डिफरेंट है बाकी कंट्रीज़ की सेक्युलरिज्म से। कैसे? बाकी कंट्रीज़ कहती हैं अगर वो सेक्युलर हैं तो वो कहती हैं कीपिंग डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द रिलीजन, यानी हम सभी धर्मों से एक डिस्टेंस रखेंगे। लेकिन इंडिया कहता है कि हम सभी धर्मों को एक जैसा ट्रीट करेंगे। डिस्टेंस दूरी रखने की बात नहीं कह रहा, बल्कि कह रहा है हम सभी का सम्मान करेंगे। इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो इरिलीजियस नहीं है, ऐसा कि नहीं है धर्म ही नहीं है इंडिया में, धर्म है, सभी धर्मों का सम्मान है, किसी एक धर्म का नहीं बल्कि सभी धर्मों का सम्मान है। तो इस तरह से इंडिया जो है एक अलग तरह का सेक्युलरिज्म अपने अंदर बनाए हुए है। अब वाई देन इट इज़ देयर कम्युनल स्ट्राइफ। अब जब ऐसा है कि सभी धर्मों का सम्मान है तो क्यों सांप्रदायिक दंगे होते हैं, क्यों हमने पास्ट में देखा कि इस तरह के रियोट्स हमें देखने को मिलते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्यों जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, या फिर लोगों की जो कम्युनल फीलिंग्स हैं वो उन पर हावी हो जाती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों के पर्सपेक्टिव को, दूसरों के व्यूज़ को इनटॉलरेट करते हैं, नहीं उनको सुनते तक नहीं हैं। और कुछ लोगों की पर्सनल इंटरेस्ट हैं, कुछ लोगों के पर्सनल के नहीं व्यक्तिगत उनके इंटरेस्ट हैं जिनको पूरा करने के लिए वो इस तरह की कम्युनल स्ट्राइफ कराते हैं। कुछ रिलीजियस कॉन्वर्सेशंस हैं जिसकी वजह से ये दंगे फसाद हमारे देश में होते रहते हैं। कैन यू थिंक ऑफ वेज टू डिस्कस सच इश्यूज़। अब ऐसे इश्यूज़ को बच्चों के साथ डिस्कस किया जाना चाहिए ओपनली, ताकि बच्चे समझ पाएँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों सेक्युलर या सेक्युलरिज्म ज़रूरी है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ द सबल्टर्न पर्सपेक्टिव ऑन सोशल साइंस करिकुलम। अब इस वर्ड सबल्टर्न का क्या मीनिंग है? सबल्टर्न का मतलब है छोटा पद या फिर कोई भी पिछड़ा वर्ग हम कह सकते हैं। अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में मार्क्सवादी विचारधारा मतलब काम कर रही है या पनप रही है, ठीक है। इस विचारधारा ने इस मार्क्सवादी विचारधारा ने एक्सप्लोर करना शुरू किया समाज में नॉन एलाइट मेंबर्स के रोल को। यानी जो मार्क्सवादी विचारधारा के लोग हैं कि जो लोग अभिजात वर्ग से संबंधित नहीं, यानी जो लोग सामान्य हैं, जो लोग पिछड़े लोग हैं, दमित लोग हैं, उनका समाज में क्या स्थान है, इसको इन्होंने क्या करा, एक्सप्लोर करना शुरू किया। अब यही जो नॉन एलाइट मेंबर्स है इन्हीं को ही सबल्टर्न कहा गया। एक ऐसी टर्म है जो 1980s के शुरुआत में यानी अर्ली 1980s में यूज़ में आनी शुरू हो गई। और ये जो टर्म है ये ऐसे लोगों को डिनोट करती हैं जो दमित है, जो मार्जिनलाइज्ड हैं। द टर्म ऑल्सो रेफर्स टू लोअर क्लासेस ऑप्रेस्ड इन्फीरियर रैंक। और ये जो सबल्टर्न पर्सपेक्टिव है ये हिस्ट्री को अपने तरीके से व्यू करता है और रेक्टिफाई करता है, यानी सुधारता है। जैसे जो ब्रिटिशर्स ने या फिर जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं उन्होंने जो भी बायस हिस्ट्री लिखी है उसमें सुधार करता है। मतलब ये ऐसे लोग हैं जो ये सबल्टर्न पर्सपेक्टिव को भी देखते हैं। इट सीक्स स्टडी द डोमिनेंस सबॉर्डिनेशन रिलेशनशिप, कि किस तरह से डोमिनेंस है, किस तरह से सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप है, इनको ये स्टडी कराता है। ये जो सबल्टर्न स्कूल ऑफ थॉट है इसने हिस्ट्री, इकोनॉमिक और सोशल साइंस में अगर हम तीसरी दुनिया की बात करें, लाइक इंडिया तीसरी दुनिया में गुटनिरपेक्ष जो देश होते हैं उनकी सोशल साइंस या इकोनॉमिक या फिर हिस्ट्री की स्टडी की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है सबल्टर्न स्कूल ऑफ थॉट ने। अब
जैसे पीजेंट्स मूवमेंट हो गए, संथाल अपराइजिंग, संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ। ये कुछ ऐसे विद्रोह के ऐसे मूवमेंट्स हुए जिनके अंदर सबल्टन रिएक्शंस को देखा गया, जिनमें उन्होंने डिमांड करी अपने राइट्स की, यानी कुछ पिछड़े लोगों को, दमित लोगों ने धीरे धीरे अपने राइट्स की डिमांड करनी शुरू कर दी। अब ये लोग क्यों सामने आए? क्योंकि नए नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिशर्स लॉन्च कर रहे थे और जो उनकी पॉलिसीज़ थी वो रिप्रेसिव थी, दमनकारी थी। तो इस वजह से इन जो सबल्टन ग्रुप है इसको भी सामने आना पड़ा। अब इंडिया में लार्ज पॉपुलेशन है जो सबल्टन रैंक से बिलोंग करती है, तो क्या इतनी बड़ी लार्ज सेगमेंट को हम पिछड़ा हुआ या मार्जिनलाइज्ड या ऑप्रेस्ड छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो इस सिचुएशन में अगर हम इस तरह की सिचुएशन को देखें कि हम इन लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं, क्या डेवलपमेंट इश्यूज़ को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी क्या सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो सकती है अगर हम इतने बड़े सेगमेंट को अगर हम ध्यान ही नहीं दे रहे, अगर हम इनको इंक्लूड ही नहीं कर रहे अपने नेशनल प्रोसेस में, तो हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता, हमारी डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं हो सकती। सबल्टन पर्सपेक्टिव जो है हैज़ मेड important contribution regarding how society development and government issues are to be viewed। किस तरह से समाज विकास या सरकार इश्यूज़ को व्यू करती हैं, इसमें सबल्टन पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल कंट्रीब्यूट करता है। इट ऑल्सो अटेम्प्ट टू एग्जामिन हाउ द वॉइसेस ऑफ दोज मल्टीट्यूड आर हर्ड। ये जो सबल्टन पर्सपेक्टिव है ये भी बताता है कि किस तरह से इन लोगों की आवाज़ को सुना जाना चाहिए। ये पर्सपेक्टिव रिजेक्ट करता है हेगेमोनिक टेंडेंसी ऑफ एलिटिस्ट, कि जो ये अभिजात वर्ग है ये क्या करते हैं, ये सारी अथॉरिटी पर अपना राइट रखना चाहते हैं, डेस्टिनी को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये सबल्टन पर्सपेक्टिव इसको रिजेक्ट करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये डिमांड करता है कि कोई भी पर्सपेक्टिव हो उसमें सबल्टन व्यू जो है उसको भी एग्जामाइन किया जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए। अब हमें अपने बच्चों को ये सेंसिटाइज कराना है कि ये जो सबल्टन ग्रुप है ये भी इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी के अंदर, और अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो हमारी सोसाइटी इनकम्प्लीट रह जाएगी।